ओके क्लास, आज का हमारा चैप्टर जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो ये जो, क्योंकि इनिशियल जो एज होती है, बच्चा एक इन्फेंसी होती है जब चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद की इमीडिएट स्टेज होती है। उसके बाद की जो स्टेज होती है वो जो है अर्ली चाइल्डहुड बोली जाती है। ठीक है, टिल 3 इयर्स जो मान लीजिए बच्चा जब तक स्कूल नहीं जा रहा, वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होगी। उसके बाद से उसका जब वो स्कूल जाने लग जाता है तो उसका जो होराइजन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो फिर उसकी जो एरियाज होते हैं, उसके जो एरियाज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, काम के एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, लर्निंग एस्पेक्ट सब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अर्ली चाइल्डहुड के बिल्कुल इनिशियल स्टेज है लर्निंग की। इसमें जो भी सीखते हैं वो चीज़ वो बच्चे की बिल्कुल बेसिक होती है, जैसे कि नींव रखी जाती है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए इस एज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब चाइल्डहुड केयर जो होती है दो टाइप की होती है। एक तो जो फैमिली केयर होती है, जैसे कि मदर देती है, जो इमीडिएट जब बच्चा का बर्थ होता है। आवाज़ आ रही है आपको? बेटा अपनी ना आप वीडियो ऑफ कर लो सब। मैम आ रही है मैम। तो फिर आपको सुनाई भी सही से देगा। ठीक है, ऑडियो अपनी ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, तो आपकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, अर्ली चाइल्डहुड एज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस टाइम पे फाउंडेशन मानी जाती है कि फाउंडेशन एज है। इस समय पे नींव रखी जाती है कि किसी की पहचान की, इसकी एजुकेशन की। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली एज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं किसी को एडमिट नहीं कर रही, अपने ग्रुप पे डाल लीजिए, बच्चे रिक्वेस्ट अभी भी भेज रहे हैं, तो बहुत बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, सो इससे पहले तो हमारे थे सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व है। पहले जैसे मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इस टाइम पे जो एक तो उस समय पे बच्चा बिल्कुल सीखना स्टार्ट करता है, क्यूरियस होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होती है अपने फैमिली, इमीडिएट फैमिली के साथ। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ये वाली एज में बच्चा बिल्कुल ही जैसे सीखना शुरू करता है, क्या रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने फैमिली के साथ रिलेशंस के बारे में। और इसलिए, और ये एज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा डिपेंडेंट होता है सब पे, इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो कोई काम अपने आप नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें उसको किसके थ्रू, उसकी फैमिली या किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए उसे। ठीक है, तो इसलिए ये एज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसका ख्याल सही से नहीं रखा जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। ख्याल अगर सही नहीं रखा जाएगा तो उसकी डेवलपमेंट खराब हो सकती है, उसकी हेल्थ सही नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये इस वजह से अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो फिर जो है उसकी मेंटल स्टेज सही नहीं रहेगी, कंडीशन सही नहीं हो सकती, लर्निंग में उसको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये एज जो है, क्योंकि वो फुली डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, तो इसीलिए वो जो है वो एज पे फोकस करना, इस समय पे सही ध्यान देना, इस समय पे सही चीज़ों के रिसोर्सेज उसको अवेलेबल कराना, सही तरीके से एजुकेशन देना। अब जैसे बच्चे को अगर इस टाइम पे बोलने के लिए एनकरेज नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर बोलने के लिए एनकरेज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो बोलना कभी सीख सकता ही नहीं है। अगर उसको पढ़ना नहीं सिखाया जाएगा, उसको कोई वर्ड से वोकैबुलरी उसके पे फोकस नहीं किया जाएगा, तो वो चीज़ें आगे इसको समझ में आए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ें सिखाई जाती है ना। क्योंकि उस समय पे क्या होता है, बच्चा नए नए एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करता है, इतना ऑब्जर्वेंट होता है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा बॉन्डिंग क्रिएट होती है, रिलेशंस के बारे में बच्चे के कॉन्सेप्ट उसको उसके दिमाग में आता है कि अगर उसको पॉजिटिव बॉन्डिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो आगे जाके जब वो बड़ा होगा तो जो रिलेशंस होंगी उसकी हेल्दी होंगी, जैसे फ्रेंड्स बनाने में से प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे रिलेशंस में प्रॉब्लम है। पर अगर इसमें फोकस इस पर नहीं किया गया, उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसको कोई अब्यूज कर रहे होते हैं उसके पेरेंट्स, या ऐसी इस तरीके की एनवायरनमेंट होती है, उसके कोई फैमिली का कोई मेंबर ऐसे कर रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो चीज़ पे उसका बहुत ही इसके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है और फिर वो नॉर्मल तरीके से सीख नहीं पाता। ठीक है,
इसलिए ये वाली एज हमारे लिए इतनी क्रूशियल, इतनी क्रिटिकल है। वैल्यूज इसी एज में डेवलप होती है, हेल्थ का मैंने आपको बताया है इसी एज में होता है। वैल्यूज किस तरीके से, जैसे कि आप बच्चे को अगर ये चीज़ें सिखाएंगे कि जैसे बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, गुस्सा नहीं करना, ये चीज़ों को के बारे में उसको सिखाएंगे कि अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने सिखाएं। अगर फैमिली में जो है पेरेंट्स अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो सही नहीं है, तो वो बच्चे में भी वही चीज़ आती है, वो भी वैसे फिर बैड लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज का कॉन्सेप्ट इसी एज में शुरुआत होता है, इसी एज में फाउंडेशन होती है उसकी। या फिर हेल्थ पे, अगर सेहत पे बच्चे को अच्छा पोषण, अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो ये इस वजह से क्या होगा, अगर से फूड वगैरह सही नहीं मिलेगा तो इससे इसका यही होगा कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। हेल्थ पे अगर फिजिकल इफेक्ट होगा तो वो अल्टीमेटली मेंटल कॉग्निशन, उसके जो संवेगात्मक विकास है, अपने विकास इतने आयाम पढ़े थे ना, कितने तरीके की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वोकेबलरी की डेवलपमेंट, तो वो सब चीज़ें अल्टीमेटली हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो बच्चे की अल्टीमेट ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेवलपमेंट उसकी खराब हो जाएगी। तो ये इसीलिए हम अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स, ये अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है। इसमें एजुकेशन और केयर, केयर मतलब देखभाल, उसकी सही तरीके से देखभाल होनी चाहिए। देखभाल किस तरीके से, इमोशनल देखभाल की भी जरूरत होती है, और जो आपको खाने पीने की और ये सब जो बेसिक नीड होती है वो तो आपने फुलफिल करनी है। तो वो देखिए देखभाल, वो केयर पे, इस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है कि इस एज में जो बच्चा होता है वो क्या होता है, हाँ, इस एज में जो बच्चा होगा वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट, सीखने के लिए बहुत क्यूरियस होता है उसे, क्योंकि नई नई चीजें एकदम से जब बॉर्न होता है तो उसे वो सब चीजें, एनवायरनमेंट उसके लिए बिल्कुल नया होता है। वो एनवायरनमेंट उसका ही एक अपना खुद का एक पार्ट समझता है ये सब चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए वो सब कुछ सीखना चाहता है, वो बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही ऑब्जर्वेंट होगा। तो वो सीखने के लिए बहुत अच्छी एज होती है, ये वाली जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। इसी एज में बच्चा सीखना शुरू करता है, आसपास के लोगों से लगाव महसूस करना शुरू करता है, चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर देता है, ये आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बच्चा है जो है फेस रिकॉग्निशन से समझता है इस एज में। फेस रिकॉग्निशन जो शुरुआत की एज में आपके, तो इससे क्या होता है कि 18 से 12 मंथ जो है, 1 साल तक की एज है, बच्चा सिर्फ फेस रिकॉग्निशन सीखता है। और वो उसकी कंक्रीट बेसिकली होती है अंडरस्टैंडिंग की, चीज़ों को टच करके और उसको अपीयरेंस के थ्रू समझना। इमोशनली नहीं वो समझ पाता किसी चीज़ को, वो जो चीज़ें से दिख रही होती है वो चीज़ें, और उसकी मेमोरी धीरे धीरे डेवलप होती है, तो याददाश्त जो होती है वो बननी शुरू होती है। तो पहले तो वो अपने घर वालों को ही नहीं जान रहा होता, पर इस एज में 8 से 12 महीने में वो फेस पहचानने लगता है, शक्ल पहचानने लगता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये जो है ये इंसान मेरे रिश्तेदार है, ये इससे मैं रोज मिलता हूँ, और ये कोई एक अनजान इंसान है। तो वो चीज समझने की वजह से क्या होगा कि जब उसे अनजान कोई फेस नजर आता है तो वो फिर उसके बाद क्या करता है, उसको देख के घबरा जाता है, एंजाइटी आता है, और कई बार रोने भी लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ये वाली एज में क्या होता है, बेसिक चीजें उसके अंदर, बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि याददाश्त डेवलप होना। ये याददाश्त पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लर्निंग का ही पार्ट है मेमोरी। मेमोरी अगर बच्चे में डेवलप होनी स्टार्ट होगी तभी वो चीजें, जो चीजें सिखाई जा रही है वो रिटेन कर पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, तो इस एज में मतलब कि उसकी मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले वो चीजें देखता है, एक्सपीरियंस लेता है, फिर उसको वापस भूल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये वाली एज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है कि अब आजकल हमें ये क्यों चाहिए, हम अर्ली केयर, चाइल्डहुड और केयर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा टाइम है वो है कि अब जो पेरेंट्स है वो वर्किंग होते हैं। पहले टाइम ऐसा होता था कि जो मदर है वो क्या होंगी, वो बच्चे का केयर करती थी, और जो बाकी जो है फादर होता था वो अर्न करते थे। अब क्या है, अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मदर भी वर्किंग है, उन्हें भी जॉब पे जाना है, और फादर को भी जॉब पे जाना है। सो बच्चे की केयर को तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि बच्चा, अब क्योंकि बर्थ जो अगर मदर देती है तो बच्चे का कनेक्शन भी सबसे ज्यादा मदर से होता है। इवन जब वो उसको कोई चीज चाहिए होती है वो मदर को ही सर्च करता है और किसी को सर्च नहीं करता।
ठीक है। तो इसीलिए जो है कई अब इसके लिए अब एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर मदर नहीं है तो फिर कौन ख्याल रखेगा? तो इमीडिएटली कौन अवेलेबल है? फैमिली अवेलेबल है। इमीडिएटली कौन है? फैमिली के मेंबर्स, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, वो लोग कर सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक देखभाल इसका एक विकल्प है, एक इसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक सब्स्टिट्यूट है इस चीज का, मदर के बाद। ठीक है, जो इमीडिएट केयर करेंगे। फिर उसके बाद जो आते हैं, अगर मान लीजिए आजकल के टाइम पे जो है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मतलब कि एक ही मतलब फैमिली है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है और उनके चिल्ड्रन है, तो फिर कौन केयर करेगा? तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है कि क्रेचेस होते हैं। क्रेचेस कहाँ होता है? क्रेचेस का मतलब होता है कि जहाँ वर्क कर रहे हैं वहीं पे ही, जैसे जो ऑफिस है वहीं पे नीचे या वहीं एरिया में एक क्रैच बना दिया गया, जहाँ पे बच्चे को वहाँ छोड़ा जाता है, वहाँ पे स्टाफ होता है, वो केयर करता है, और फिर जब टाइमिंग खत्म होती है ऑफिस की, तो वहाँ पे फिर उसको बच्चे को वापस ले जाया जाता है। डे केयर सेंटर्स आर लाइक जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे वो स्पेशली अलग या बिल्कुल पास में जहाँ पे भी है वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही स्टाफ होता है, सारे रिसोर्सेज सेम होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से केयर करते हैं, और फिर ऑफिस टाइमिंग से बच्चे को वहां के बाद उसको लिया जा सकता है। आंगनवाड़ी सेंटर जो होते हैं ये सरकारी होते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर जो है ये गवर्नमेंट करती है। बाकी ये दोनों क्रैच और डे केयर सेंटर ये प्राइवेट है, इंस्टीट्यूशनल होते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो गवर्नमेंट सरकारी है। आपने पढ़ा था आईसीडीएस के अंडर आते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। और यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में बहुत सारी फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, हेल्थ का ध्यान दिया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है मदर को। तो ये इसके कुछ केयर करके ऑल्टरनेटिव है फॉर किसके लिए? जो कि वर्किंग जो वुमेन है उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें आता है कि इसके कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी हो गई कि जब जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो एक्टिविटीज का होराइजन है वो बढ़ने लग जाएगा। जैसे पहले वो ब्लॉक्स के साथ खेलता है, अब उसे एडवांस टॉयज चाहिए, वीडियो गेम्स चाहिए, ये सब है। ठीक है। तो और वो फिर इस चीज, और ये सब क्या है? ये सब सीखने का ही एक पार्ट है। इन सब चीजों के बच्चा सीखता है किसके थ्रू है? या तो खेल के सीखता है, या गाने की पोएम्स वगैरह से सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कभी भी इंडल्ज कराना होता है, या तो कोई खिलौना दे दिया जाता है कि वो उसे खेल के, उसको टच करके, उसका जोड़ के, उसे पजल्स वगैरह बना के वो सीख जाता है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इससे कलर के बारे में समझ आता है, इससे और अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में पता चलता है। सॉन्ग से भी उसको सोशल लाइफ के बारे में पता चल, अलग अलग चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, सॉन्ग्स हो गए, गेम्स हो गई, इनके थ्रू जो है सिखाने का ये एक पार्ट है। ठीक है। एक इसमें एक और चीज है कि जो हम बोलते हैं कि हम 3 साल के बाद बच्चे को स्कूल में डाल देना चाहिए, बट अभी तक कोई ऐसी रीसेंट स्टडी नहीं आई है जो कि एग्जैक्ट एज बता सके कि बच्चे को इतने टाइम तक आप घर रखिए और इसके बाद स्कूल में डाल दीजिए। कई बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल केस होते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको कभी भी वो बहुत जल्दी स्कूलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कई जो होते हैं वो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, उन्हें इतनी जल्दी स्कूल में भेजने से फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज होती हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं। तो ऐसी कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, बच्चे के एप्टीट्यूड के बेसिस पे उसको स्कूल में डाला जाना चाहिए और इन केयर सेंटर्स में इसका बेनिफिट लिया जाना चाहिए। फिर आता है कि अब हम ये क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया भी, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के क्या उद्देश्य क्या है, क्यों क्या फुलफिल हो जाएगा ये हमें पढ़ के या इसको फॉलो करके इसके रूल्स को। पहला है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे का पूर्ण विकास। पूर्ण विकास का मतलब है कि प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, चाहे आप मेंटल की बात करें, चाहे आप इमोशनल की बात करें, चाहे आप फिजिकल की बात करें, सब उसमें कवर होने चाहिए। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है, और सही टाइम पे उसको एजुकेशन स्टार्ट कर देना उसकी, ये भी ज़रूरी है। फिर है अनेबल हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। शुरुआत में ही अगर बच्चे की कैपेबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको समझ में आ जाए कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उसकी पोटेंशियल्स क्या है, क्या चीज़ वो कर सकता है, क्या क्षमताएं हैं, क्या करने के काबिल है,
तो फिर उसके लिए लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है स्कूल की तैयारी, स्कूल की प्री प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे अगर बच्चे को इनिशियली बोलना नहीं सिखाया जाएगा, वर्ड्स की पहचान नहीं कराई जाएगी, तो वो क्या होगा, स्कूल में वो चीज़ वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बेसिक जो ये चीज़ें हैं कि घर पे ही सिखाई जा सकती हैं। ये तो इसीलिए अर्ली जब इसकी स्टेज है, जो सही टाइम है बिफोर स्कूल, वो चीज़ उसको वो सही टाइम पे वो चीज़ को आइडेंटिफाई करा दी जाती है, उसके दिमाग में वो चीज़ डाल दी जाती है। नहीं तो फिर वही मैंने जैसे आपको बताया, फिर वो पीछे रह जाएगा, फिर उसको वो चीज़ सिखानी पड़ेगी, और फिर वो जितना बाकी अपने जो सेम एज के बच्चे हैं उनके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, उसमें पीछे रह सकता है। फिर लास्ट है इसमें प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला एवं बाल सशक्तिकरण। आपने क्या करना है, उनको सपोर्ट देनी है, वुमेन, और क्योंकि हमारा ये जो है ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं, या पिछड़ जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे विमेन को काफ़ी टाइम से कई सारे रिसोर्सेज से अभी दूर रखा गया, तो इस वजह से उनको सपोर्ट देना, उनकी हेल्थ पे फोकस करना, और क्योंकि वो डायरेक्टली चिल्ड्रन बेयरिंग होते हैं, तो इसलिए वो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उन पर डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए जो है ये इन दोनों की केयर, इनकी सपोर्ट की सर्विसेज इसमें इसके थ्रू दी जा सकती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें है केयर बाय फैमिली, मतलब जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन ही आते हैं इससे रिलेटेड कि आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो जो फैमिली के द्वारा केयर की जाती है, जैसे कि या फिर कोई, जैसे मान लीजिए केयर बाय फैमिली मतलब जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ये हैं, इसके फायदे क्या हैं। फायदा इसका ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बिल्कुल क्लोज हैं तो वो ध्यान अच्छा रखेंगे बच्चे का, वो पर्सनल उनके रिलेशन में है तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे। हो सकता है डे केयर सेंटर में नेग्लिजेंस हो जाए, बच्चे की हेल्थ पे ध्यान ना दिया जाए, बच्चा कि वहाँ और भी लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा ये हो गया। नुकसान ये हो गया कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जो है एजिड होते हैं, तो वो और इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो हाईली एक्टिव होता है, तो वो पीछे पीछे नहीं घूम सकते बार बार, तो इसीलिए वो है वो चीज़ उसके लिए क्या हो जाती है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि वो जो है उतना चाहने के बावजूद उतनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका एडवांटेज ये है कि फैमिली वैल्यूज वगैरह बच्चे को अच्छी मिलती हैं, ये सब इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका बस यही है, और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ये एक्सपेंसिव नहीं, चीपेस्ट है, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे हो गए केयर बाय फैमिली की। ठीक है, क्रैचेज आते हैं, क्रैच ये आप देख सकते हैं, क्रैच की फोटो है कि ये क्रैच में क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पे खेल के द्वारा सिखाया जाता है, यहाँ पे बड़े सारे टॉयज और इन सब के मीडियम के थ्रू सिखाया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि बच्चे के खिलाते भी हैं, उसको चीज़ों को यूज़ करना सिखाते, तो इसमें और इसमें बड़े सारे बच्चे होते हैं, तो ग्रुप प्ले बच्चा सीख जाता है जल्दी कि मिल के कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, वो सब कॉन्सेप्ट जो बच्चे का इसके थ्रू डेवलप हो जाता है। अब पेरेंट्स द्वारा अगर ग्रैंड पेरेंट्स केयर करेंगे तो ये चीज़ बच्चे को सिखानी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, सो इसका डिसएडवांटेज ये एक्सपेंसिव होता है और नेग्लिजेंस इसमें हो सकती है। हो सकता है कि कोई, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो अटेंशन बच्चे को पर्सनल अटेंशन ना दी जाए। पर्सनल में एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लग जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही हठी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। अगर बच्चे की सारे डिमांड फुलफिल की जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बिगाड़ने वाला जो रोल है वो इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। यहाँ बच्चे को थोड़ी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है क्रचेज में। फिर आते हैं मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल जो होते हैं इसका कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि बच्चे को फिर डांटना नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और सब बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब कि हर बच्चा डिफरेंट माना जाता है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है। इसमें सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, स्टेज, और इसमें लर्निंग जो है वो बच्चे को करके सिखाया जाता है। ठीक है, उसके उसके माइंड को टेस्ट किया जाता है,
ये सब चीज़ों को मतलब उनको कोई भी एक थीम दी जाएगी, वो सब अपने आप प्लान करेंगे ये चीज़ें। इंडिपेंडेंस एंड डिस्कवरी, जैसे इसमें ये भी, इसका ये भी आ गया कि बच्चे को अपने आप पे छोड़ दिया जाता है, ये नहीं इसको गाइडेंस नहीं दी जाती कि ऐसे करना है आपने। अभी तक जितने उसमें सिखाने पे होता है, इसमें है बच्चे की नेचुरल जो टैलेंट होता है उसको उभारने पे फोकस किया जाता है। अब प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होती है, पहले से ही हर चीज़ प्लान्ड होती है, हर चीज़ की तैयारी की जाती है कि इस चीज़ पे आज टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ आज सिखाई जाएगी, जैसे कि प्ले करना है, प्ले सिखाए जाएंगे। तो इसमें फोकस होता है, करके सीखने पे फोकस है कि बच्चा अपने आप करे और अपने आप को डिस्कवर करे। तो ये मोंटेसरी स्कूल्स होते हैं। फिर आपको पता है आईसीडीएस है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। आंगनवाड़ी सेंटर जो है सरकारी है, ये आप एक नॉर्मल साउथ इंडिया का एक आंगनवाड़ी सेंटर है, यहाँ पे भी ऐसे ही खिलौने होते हैं, बट क्योंकि गवर्नमेंट है और ये ज़्यादा रूरल एरियाज में ज़्यादा ये होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होती है। इसके अलावा आईसीडीएस सेंटर में क्या दिया जाता है, तो इसका एडवांटेज हो गया कि चीप है, सस्ता है, खाना दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन से सब कुछ दिया जाता है। बट इसका यही है कि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एक इंडिविजुअल जो देखा जाता है ना कि एक बच्चे पे पर्टिकुलर फोकस किया जाएगा, वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकियों के कंपैरिजन में भीड़ ज़्यादा होती है। यहाँ पे मदर को खाना भी मिलता है, बच्चे को भी खाना मिलता है, इसके अलावा हेल्थ केयर की फैसिलिटी, गाइडेंस वगैरह सब कुछ दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए। अब इसके नेक्स्ट आपके 2 पॉइंट रह गए हैं, 2 टॉपिक रह गए हैं, करियर के लिए प्रिपेयर करना एंड स्कोप। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, अब जिसे जो डाउट है, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया, वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम 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 वो मुझे महिला एवं बाल सशक्तिकरण वाला टॉपिक समझ नहीं आया। महिला एवं बाल सशक्तिकरण का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आईसीडीएस आ रहा है ना, आईसीडीएस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हैं उनको अब जैसे कि अगर बच्चे का की केयर अगर कोई करने का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा मदर के पास, तो उसे ही करनी पड़ेगी, तो फिर उसकी यस होगी मदर की, मदर ने अपना उनको या तो अपना काम छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो सशक्तिकरण में एक रोल होता है, बच्चे की डेवलपमेंट भी साथ के साथ हो रही है और मदर की भी जो एक इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहती है। ठीक है, तो वो भी अपने जो ड्रीम्स है वो सब फुलफिल कर पा रहे हैं इस तरीके, ये इस एस्पेक्ट में। प्लस जैसे आईसीडीएस में मदर को फूड वगैरह भी मिल रहा है, मैंने कहा ना मदर काउंट होती है, इवन लैक्टेटिंग मदर्स काउंट होती है, प्रेग्नेंट लेडीज काउंट होती है, सब जो भी बच्चे से रिलेटेड मदर होगी वो सब उनको कवर किया जाएगा, तो उन्हें फूड दिया जाएगा। फूड अगर उन्हें जैसे नॉर्मली घर पे अगर नहीं मिल रहा, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वहां तो मिलेगा, तो इससे उनकी यस हेल्थ बेनिफिट होगा उनको। इवन मैंने जैसे बताया काउंसलिंग दी जाती है, अपनी हेल्थ को कैसे संभाल कैसे केयर करनी है उसकी काउंसलिंग दी जाती है, तो वो भी इसीलिए उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें वो आ रहा है महिला ओके सशक्तिकरण। मैम। चाइल्ड की तो केयर हो ही रही है, तो चाइल्ड केयर तो उसमें आ ही रही है। यस मैम। हाँ, और किसी और कोई डाउट है? तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप लिख दो, चैट में लिख दो आपको कोई डाउट है तो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर लो, आप चैट में लिख। और दीदी आप म्यूट कर लो, आप चैट में लिख दो। और किसी ने कुछ पूछना है?
नो मैम, कुछ नहीं पूछना। कीर्ति, आपका मैसेज नहीं आया अभी मेरे पास। तो इतना आपको समझ आ गया। मैं आपको जो है इससे रिलेटेड क्विज जो है मैं शाम तक शेयर कर पाऊंगी, तो वो मैं शाम को करूंगी। अभी आप इतना पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर कर लिया। फैमिली केयर के डिसएडवांटेजेस पूछने हैं। अच्छा कीर्ति, आपने फैमिली केयर के मैंने जैसे डिसएडवांटेजेस मैंने बताया, ओवर पैम्पर्ड होता है बच्चा। आप ग्रैंड पेरेंट्स आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं कि नहीं इसको, कि उनकी ब्लड रिलेशंस होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। सो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा पैम्पर होने लग जाता है, तो वो फिर एक चीज होता है, वो जिद्दी हो जाता है कि उसकी डिमांडिंग हो जाता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं जो मांगूंगा वो सब मुझे मिलेगा। तो वो फिर बात सुनना बंद कर देता है। तो ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से रिग्रेसिव होते हैं, तो वो अपने रिग्रेसिव थॉट्स जो है हो सकता है बच्चे के अंदर इनकलकेट कर दे। तो ये कि वो वहम करने लग जाता है कि ऐसा मत करो, ये से ये हो जाएगा। इंडिया की कॉन्सेप्ट में अगर बात बताऊं तो वो एक इसकी डिसएडवांटेज। सब दो ही यही। थर्ड मैंने जैसे बताया कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स एजड होने की वजह से वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते बच्चे के पीछे। से खेलता है बच्चा, भागता है, चोट लग सकती है उसको। तो ये इस चीज को लेकर जो है ये इसकी डिसएडवांटेज थर्ड ये है कि वो बच्चा जो है उसका उतना वो एक्टिविटी कम हो जाए, तो वो क्या करते हैं, फोन पकड़ा देंगे कि इससे खेल लो, क्योंकि वो भाग नहीं पाते। तो इस एस्पेक्ट में उसकी डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, क्लियर मैम हो? रिग्रेसिव मतलब क्या है? क्या रिग्रेसिव मैम मतलब रिग्रेसिव पुराने ख्यालात के लोग होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं, पुराने चीजों के बारे में बताते हैं कि ये इससे ये हो जाएगा, उससे वो, मतलब चीजों को लेके उनके ख्याल पुराने पुराने होते हैं। थॉट देते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं। थॉट्स नहीं है, मतलब बात है कि वो जैसे अभी अब जो है टाइम मॉडर्न है, तो वो उस चीज पे फोकस करेंगे कि उनके टाइम पे कैसे होता था। वो हमेशा ये चीज अच्छा, फोकस करते हैं ना, उनके टाइम पे तो ऐसा होता था। तो वो हो सकता है कि बच्चे के अंदर माइंड में वो चीज बैठ जाए कि अगर मैम ग्रैंड जैसे बोलते हैं तो वो ये तरीका उन्होंने मुझे ये बताया था, ये ऐसा हुआ करता है। तो वो चीज को डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर डालती है। ओके मैम। हाँ, कंजर्वेटिव थिंकिंग जैसे मैंने बोला। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, फिर मैं अब ऑफ कर दूं। और किसी ने अगर कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप पे चैट पे पूछ लीजिए। क्विज जो है मैं इवनिंग तक शेयर करूंगी इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट अभी देने का मुझे कोई वो बेनिफिट नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस है ही वो जो मैं दे रही हूँ। तो आप ये काम कीजिए, इस टॉपिक तक, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। एक फोल्डर क्रिएट करूंगी मैं क्लासरूम पे, तो उसमें अपने असाइनमेंट डाल दीजिएगा, क्विज आप भर दीजिए। क्विज तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता है उसके। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम।